हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियर कोलिजन। सेकंड टॉपिक होगा हमारा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस। थर्ड होगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जानेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर कोलिजन। न्यूक्लियर कोलिजन सबसे पहले हम लोग एक बात जानने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूक्लियर कोलिजन, हम लोग कोलिजन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, जब एक ब्लॉक आता था दूसरे ब्लॉक से टकराता था और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते थे, कभी एक साथ चिपक के मूव करते थे। तो उस टाइम पे हम लोगों ने कोलिजन के बारे में बहुत सारी बातें करी थी। तो बेसिकली वो जो कोलिजन था वो ऐसा कोलिजन था जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे ब्लॉक आके टकराया तो वो हमको दिखता है। अब न्यूक्लियर कोलिजन क्या है? जब हमारा कोलिजन किसी एटम के न्यूक्लियस के साथ हो, एक पार्टिकल आ रहा है, इधर एक एटम रखा हुआ है और पार्टिकल किससे टकरा रहा है? उस एटम के न्यूक्लियस से। वो अपने को डेली लाइफ में दिखता ही नहीं है, आंखों से तो दिख ही नहीं सकता। तो ऐसे कोलिजन्स को हम लोग न्यूक्लियर कोलिजन के अंदर पढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले एक पार्टिकल बनाते हैं। हमारे पास कोई एक पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल को हम लोग नाम दे देते हैं कोई ए, ठीक है। हमारे पास एक पार्टिकल है ए और सामने हम लोगों ने एक एटम रखा हुआ है। क्या है ये? हमारे पास एक एटम है जिसको रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने एक्स से। अब ये पार्टिकल इस एटम की तरफ मूव करते करते आ रहा है। लेट्स से इस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो K1 है, ओके। और हमारा जो एटम है वो रेस्ट पे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? ये रेस्ट पे रखा हुआ है। एटम है तो एटम का अपना न्यूक्लियस भी होगा और उसके कुछ शेल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है ये बात। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब ये पार्टिकल इस एटम से टकराएगा तो क्या क्या हो सकता है। देखें जल्दी से। अच्छा देख, एक हो सकता है पार्टिकल आए, एटम से टकराए, एटम अलग मूव करे, पार्टिकल कहीं अलग चला जाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वही वाला केस, एक ब्लॉक आया, दूसरे ब्लॉक से टकराया, दोनों ब्लॉक मजे से अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। पार्टिकल टकराया और दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोलिजन न्यूक्लियर कोलिजन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर कोलिजन में क्या होना चाहिए? कोलिजन किसके साथ होना चाहिए? न्यूक्लियस के साथ, ठीक है बात। तो ये हमारा न्यूक्लियर कोलिजन नहीं है। अब दूसरा क्या हो सकता है? पार्टिकल आया, पार्टिकल की अब एनर्जी बढ़ा दी हमने क्या करा? अच्छा, कम एनर्जी थी तो पार्टिकल एटम से टकराया और दोनों अलग अलग चले गए। अब पार्टिकल की हम लोगों ने थोड़ी एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये पार्टिकल आएगा, अभी इस एटम के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। एनर्जी बढ़ी, ज्यादा एनर्जी तो खुपास जल्दी से आएगा। वही वाली बात है, सामने एक पेड़ रखा हुआ है, उसमें से बुलेट आ रही है, तो बुलेट पेड़ से टकरा सकती है, अंदर भी जा सकती है, वही वाली बात है। तो अब ये एटम इससे जब टकराएगा, पार्टिकल जब एटम से टकराएगा, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, पार्टिकल आए, इन इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए। अब इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप करेंगे। इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस से उठ के किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा हुई तो और आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल हुई तो ये शेल को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स एटम से अलग चले जाएंगे और नॉकआउट हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल है, पर ये भी मेरा न्यूक्लियर कोलिजन नहीं है। जब, अच्छा एक बात बता, जब कोई किसी पार्टिकल से एटम का इलेक्ट्रॉन नॉक होता है या इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है, इसको हम लोगों ने कब पढ़ा था? ये हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक एक्साइटेशन ड्यू टू कोलिजन में। कहाँ पे पढ़ते हैं? एटॉमिक एक्साइटेशन ड्यू टू कोलिजन। वीडियो बनाया हुआ है, जाके जरूर देखना। अब तीसरी चीज, पार्टिकल आया, अब इसकी एनर्जी हम लोगों ने और बढ़ा दी तो इसने क्या करा? एटम को पेनिट्रेट कर दिया। बहुत सही बात। अब ये पार्टिकल हमारा अंदर आ गया, ये पार्टिकल हमारा एटम के अंदर आ गया। अब ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियस के साथ टकराएगा। अब क्या होगा? इसका कोलिजन होगा किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। अब जब ये न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेगा, मैं न्यूक्लियस बना देता हूं। अब ये पार्टिकल, दो चीजें हो सकती है, न्यूक्लियस से टकराए फिर पार्टिकल कहीं दूसरी जगह चला जाए। दूसरी चीज, ये पार्टिकल आया और न्यूक्लियस के अंदर समा गया, जो कि हमारा रियल न्यूक्लियर कोलिजन है, जो हमको पढ़ना है। क्या?
पार्टिकल आया, टकराया और उस न्यूक्लियस के अंदर कहीं ना कहीं रह गया। अब ये पार्टिकल जब इस न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो क्या क्या हो सकता है? ऐसी चीज हो सकती है, अगर न्यूक्लियस स्टेबल है, न्यूक्लियस अगर स्टेबल है तो ये दोनों फिर साथ साथ में किसी अलग K2 काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। कब? जब हमारा ये न्यूक्लियस स्टेबल हो। दूसरी चीज, न्यूक्लियस अनस्टेबल है, या फिर हम बोल सकते हैं हेवी न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है हमारा? हेवी न्यूक्लियस। अनस्टेबल होता है जब उसमें एक और पार्टिकल आ गया काइनेटिक एनर्जी लेके, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, एक और पार्टिकल आ गया। ये पार्टिकल आया तो उसने क्या करा, अंदर जो पार्टिकल्स थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनको और एनर्जी दे दी। एनर्जी दे दी मतलब वो ज़्यादा ऑसिलेट करेंगे, मतलब इनको हमने अनस्टेबल कर दिया और ज़्यादा। अब और ज़्यादा पार्टिकल्स अनस्टेबल होंगे तो क्या होगा? एटम, हमारा न्यूक्लियस पहले से अनस्टेबल था, हमने उसको थोड़ी और एनर्जी दे दी, तो न्यूक्लियस अब और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा छोटे छोटे न्यूक्लियस में। बात समझ आई? फ्यूजन जैसा कुछ फील आ रहा होगा तुझे, ठीक है ये बात? अच्छा, बस यही अपने को मेनली इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। जब एक पार्टिकल एटम से टकराता है और न्यूक्लियस से टकराता है तो वो न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट जाता है। हमको बस इसी कोलिजन के ऊपर पूरी की पूरी बात करनी है, ठीक है ये बात समझ आई? ये हमारे लिए कैसा है? अनस्टेबल। ओके, एटम है, इसका न्यूक्लियस है अनस्टेबल। हमने सारी पॉसिबिलिटीज के लिए बात करी है, क्या क्या हो सकता है। तो हमको जो पढ़ना है अब हम लोग वो सिर्फ उसके लिए बात कर रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस है। जब अनस्टेबल न्यूक्लियस से पार्टिकल टकराएगा तो क्या होगा? उसका जो न्यूक्लियस होगा वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ये हमारे लिए कोई एक बोल सकते हैं कोई एटम बन जाएगा नया, जिसको हम लोग Y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमने देखा जब एटम जब डिसइंटीग्रेट होता है तो वो एक नया एटम बनाता है, साथ में कुछ पार्टिकल्स लिस्ट करता है, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस, ठीक है ये बात? तो हम इसको नया पार्टिकल बना देते हैं। ओके, सो दिस इज आवर न्यू पार्टिकल बी। अब ये दोनों पार्टिकल्स किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे और इनका खुद का अपना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। लेट्स से इसका काइनेटिक एनर्जी K2 है, इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है K3, ठीक है ये बात? आई थिंक न्यूक्लियर कोलिजन्स तुमको समझ आए हैं। एक पार्टिकल एटम से टकराता है जिसका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होता है, तो वो दूसरे न्यूक्लियस में टूट जाता है, न्यूक्लियस और पार्टिकल में। अब इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जनरली इस तरीके के कोलिजन्स अपने को इक्वेशन के फॉर्म में लिख के सॉल्व करना पड़ेंगे, ठीक है? तो हमारा जो पार्टिकल है जिसको हम लोगों ने लिया A, ठीक है, इसका कुछ मास होगा m, इसके काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग मास, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। सो A प्लस इस एटम को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था x से, तो इसका मास होगा लेट से कैपिटल M, और हम बोल सकते हैं इसको अगर मैं ZA नाम दे दूं तो इसका मास हो गया मेरे लिए इसका एटॉमिक मास के इक्वल। अब ये ब्रेक हुआ किसी एटम Y प्लस किसी अलग पार्टिकल B में, ठीक है? तो अब ये जो भी कोई पार्टिकल होगा अपने को नहीं पता है, तो इसका कुछ A होगा A डैश, Z होगा Z डैश, और जो बचेगा वो पार्टिकल B के फॉर्म में निकल जाएगा। कितना निकलेगा? B हो जाएगा मेरे लिए A माइनस A डैश, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर Z माइनस Z डैश, ठीक है बात? इनके मासेस हो जाएंगे A डैश, इसका मास हो जाएगा A माइनस A डैश के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी, अब इसका काइनेटिक एनर्जी अगर K1 है, इसका काइनेटिक एनर्जी अगर K2 है, तो इन दोनों की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी K3 और K4। चलो, तो ये हुई हमारी न्यूक्लियर कोलिजन की इक्वेशन। ये था हमारा न्यूक्लियर कोलिजन। अब इसमें कौन कौन से लॉज यूज करते हैं हम लोग वो देखते हैं। उससे पहले ये चीज सब नोट कर लो। चलो, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? हमारे पास एक पार्टिकल था, वो किसी एटम X से टकराया,
डिसइंटीग्रेट हुए तो हमारा नया आइटम बना Y प्लस एक पार्टिकल रिलीज हो गया B। ओके, इसका हमारा काइनेटिक एनर्जी था K1, इसका काइनेटिक एनर्जी K2, K3, K4। यहाँ हम लिख देते हैं दीज आर आवर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ये बात। अब हम लोग यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कंजर्व करते हैं या कौन कौन सी क्वांटिटीज कंजर्व रहती है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इधर की ओर लिखते हैं हम लोग कंजर्व्ड क्वांटिटीज। कंजर्व्ड क्वांटिटीज इन कोलिजन और न्यूक्लियर कोलिजन। चलो, तो इसमें जो सबसे पहली कंजर्व क्वांटिटी कोलिजन के टाइम में कौन सी चीज कंजर्व रहती है जल्दी से बता दे। आई थिंक सो सबको पता होगा, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है। जब भी दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं या दो एटम कोलाइड करते हैं या फिर दो ब्लॉक्स बॉल्स कुछ भी टकराए, कौन सी चीज हमेशा कंजर्व रहती है? वो है हमारी मोमेंटम। तो सबसे पहली चीज लीनियर मोमेंटम। फर्स्ट थिंग, लीनियर मोमेंटम will be conserved। दूसरी चीज हमारी क्या कंजर्व रहेगी यहाँ पे? अच्छा, अभी हम लोगों ने मास एनर्जी का रिलेशन पढ़ा। ओके, तो इस इक्वेशन में हमेशा एनर्जी कंजर्व रहती है। जब हम कोलिजन पढ़ते थे, याद है, तब हमारे दो टाइप के कोलिजन होते थे, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इन इलास्टिक कोलिजन। तो जो इलास्टिक कोलिजन होता था उसमें हमेशा एनर्जी कंजर्व रहती थी। इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती थी। पर न्यूक्लियर कोलिजन हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमेशा इलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये इलास्टिक होते हैं। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। ओके, सो एनर्जी मास एनर्जी रिमेन कंजर्व। ओके, अच्छा, मास एनर्जी जब हम न्यूक्लियस के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तो होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और एक और एनर्जी आती है, वो है हमारे लिए मास एनर्जी मास रिलेशन, आइंस्टाइन्स इक्वेशन। ये तीनों एनर्जीज हमारे लिए यहाँ पे क्या होगी? कंजर्व होगी एक साथ, मतलब टोटल एनर्जी की बात करते हैं। तो इनिशियल टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। सो टी टोटल एनर्जी इनिशियल will be equal to total energy final। अब अगर हम इधर देखें तो टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी है बता शुरू में? पहले इसकी मास एनर्जी लिखते हैं, पार्टिकल ए की मास एनर्जी कितनी हो जाएगी बता दे? m ऑफ a इंटू सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर इक्वल होती है भाई, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी विच इज k1 प्लस सेकेंड वाले पार्टिकल की मास एनर्जी। सो mx इंटू सी स्क्वायर प्लस का k2 इट विल बी इक्वल टू फाइनल मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देख, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जनरली हम लोग बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर एटम्स के लिए बात करें, एटम्स का मास किसमें होता है? AMU में 10⁻⁻27 kg के अराउंड। याद है सबको? ठीक है, तो वहां पे हम लोगों के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतने ज्यादा मायने नहीं रखते क्योंकि उनका मास बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो हम यहाँ पे मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करते हैं। मास एनर्जी जो वैल्यू आती है उसकी काफी लार्ज आती है कंपेरेटिव टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देते हैं यहाँ पे पूरा नेग्लेक्ट। ठीक है ये बात? चलो, तो फाइनल टोटल एनर्जी लिखते हैं। y पार्टिकल की बता सबसे पहले मास एनर्जी, मास ऑफ y इंटू सी स्क्वायर प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी k3 प्लस एक और टर्म कौन सा आएगा? मास ऑफ b इंटू सी स्क्वायर प्लस k4। सो दिस इज अवर मास एनर्जी रिलेशन। इन दोनों इक्वेशन को हमको यूज करना पड़ेगा अगर अपने को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी गई है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो। ठीक है, एनर्जी मास रिलेशन और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास। थर्ड चीज
जब ये डिसइंटीग्रेट होंगे तो बात सही है, चार्ज भी कंजर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व। ठीक है ये बात। सो चार्ज ऑफ द इक्वेशन रिमेन कंजर्व, अच्छा विल बी कंजर्व। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। जल्दी से इन तीनों कंजर्व क्वांटिटीज को नोट करो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। ओके, फिर हम लोग इस इक्वेशन की क्यू वैल्यू के बारे में बात करते हैं। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं इस इक्वेशन की क्यू वैल्यू के लिए। क्यू वैल्यू, अच्छा क्यू वैल्यू की मेरे ख्याल से डेफिनेशन तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। क्या थी वो? एनर्जी रिलीज्ड इन एनी कोलिजन और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। ओके, तो वो मैं चीज नहीं लिख रहा हूं। अच्छा, अब हम क्यू वैल्यू को फाइंड कैसे करते थे बता? कि क्यू वैल्यू को हम लोग लिखते थे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे देख, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा K3 प्लस K4 माइनस K1 प्लस K2। तो हमको अगर कभी क्यू वैल्यू दिया गया है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करना है। अच्छा, अभी तूने एनर्जी मास रिलेशन से एक चीज पढ़ी थी, जल्दी से देख क्या लिखा था तूने। हमने लिखा था mAc² प्लस mxc² प्लस का K1 प्लस का K2 इज इक्वल्स टू my² प्लस mbc² प्लस का K3 प्लस का K4। यहां से तो K3 प्लस K4 माइनस K1 प्लस K2 का वैल्यू देख के आएगा। इस टर्म को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्लस का, हाँ ठीक है, प्लस का K3 K4 माइनस K1 प्लस K2। तो हम इस टर्म को हम लोग इधर की तरफ लेके जाते हैं और इस वाली टर्म को हम लोग इधर लेके आते हैं। तो देख, यहां से तुझे मिलेगा K3 प्लस K4 माइनस K1 माइनस K2 इज इक्वल्स टू इनिशियल मास एनर्जी माइनस फाइनल मास एनर्जी। सो क्यू वैल्यू को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या हो जाता है वो? Ma प्लस mx इंटू c² माइनस my प्लस mb इंटू c²। तो हम क्यू वैल्यू को इनकी मास एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए काम के हैं। अपने को क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है और क्या चीज पूछी गई है, उस टाइम पे अपने को सोचना पड़ेगा कि कौन सा क्यू वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग यूज करें। ठीक है ये बात, इनको आराम से नोट कर। अच्छा, एक और चीज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू वैल्यू को। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, पर अभी हम डिराइव नहीं कर रहे। ये हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा विच इज सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जहां ये शुरू वाले AX, इनकी बाइंडिंग एनर्जी, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी। हम लोग क्यू वैल्यू को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। इन केस अपने से पूछ लिए मतलब बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की, तो हम लोग क्यू वैल्यू को देख के वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, क्यू वैल्यू, ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं इस इक्वेशन से। यहाँ पे मास रखेंगे दोनों के, जैसे कि मास ऑफ ए क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन। हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी प्रीवियस वीडियो में, वहां जाके जरूर देखना किस तरीके से हमने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करी थी। हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्यू वैल्यू यही चीज निकल के आएगी। ठीक है ये बात। चलो, तो जल्दी से क्यू वैल्यू की सारी डेफिनेशन उतारो, फिर हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। चलो, तो अब हम लोग अपना एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, अपने को एक एटम दिया गया है X, वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है Y में और एक अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है। इनिशियली X रेस्ट पे है
और इस इक्वेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो Q हुई है। अपने को फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक लाइन बोली गई है यहाँ पे, अज्यूम पार्टिकल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन। ओके, सारी चीजें ध्यान में रखो और इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो। आई होप सबने आंसर फाइंड कर लिया होगा। क्या आंसर आया तुम्हारा मुझे वो कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक दे देना अगर पसंद आ रहा हो, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। चलो तो अब हम इसका सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। आंसर कमेंट कर पहले, फिर इसका सोल्यूशन देखना। चल, अब यहाँ पे हम सोल्यूशन करने से पहले जो चीजें अपने को क्वेश्चन में दी गई है उनके बारे में बात करते हैं। एनर्जी रिलीज इन द इक्वेशन इज Q। क्या ये तुझे Q वैल्यू दिया गया है? बिल्कुल। अपने को क्या चीज गिवन है? Q वैल्यू इस इक्वेशन की गिवन है। इसके अलावा तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एक और चीज बोली गई है, x हमारा रेस्ट पे है, x को हम रेस्ट पे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? x का 0। ठीक है। अच्छा, अब ये जो Q वैल्यू है ये किस फॉर्म में होगी? प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। हमने अभी देखा था डिफरेंस के इक्वल आती है। ओके, तो प्रोडक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हम ले लेते हैं KY, इसकी काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं हम लोग K अल्फा। तो हम इस Q वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? बता दे जल्दी से। सो Q वैल्यू कैन बी रिटन एज K ऑफ अल्फा पार्टिकल, सॉरी Y प्लस K ऑफ अल्फा माइनस इनिशियली कितना है? 0। मुझे लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अपने को क्या चीज फाइंड करनी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो अपने को किसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y तो फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अब हम लोग वो देखेंगे। अच्छा, ये तो हो गई हमारी Q वैल्यू के हिसाब से इक्वेशन। अब हम जानते हैं जब ऐसे न्यूक्लियर कोलिजन्स या न्यूक्लियर कोलिजन्स होते हैं, ऐसे ये एक एटम से 2 एटम बनते हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। कौन सी चीज कंजर्व रहती है? मोमेंटम। तो हम बात लिखते हैं मोमेंटम रिमेन कंजर्व। अच्छा देख, इनिशियली x तो हमारे लिए रेस्ट पे है, तो हम इधर बना देते हैं, ये तो हो गया हमारे लिए रेस्ट पे। y क्या कर रहा होगा? y, ये मेरे लिए y, ये हमारे लिए अल्फा। अब इस लाइन की जरूरत अपने को यहाँ पे पड़ रही है। ये सब के सब कैसे मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में। कैसे मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में। तो हमारा मान ले कि अगर अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ आया, ओके, लेट्स से इसकी वेलोसिटी होगी कुछ v अल्फा, तो मेरा y पार्टिकल किधर की तरफ मूव करना चाहिए? सबसे पहले ये बताओ। इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना हमारे लिए? 0। फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए? 0। तो अगर अल्फा इधर गया तो y किधर जाना चाहिए? उसके अपोजिट, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर अल्फा इधर मूव करेगा तो y को इधर की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। इसका वेलोसिटी हम ले लेते हैं vy। ये बात सबको समझ आई? क्योंकि टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अगर हमारा इस डायरेक्शन में, अगर मैं इसको +x लिख दूं, अगर ये वाला पॉजिटिव होगा तो इसके अपोजिट वाला नेगेटिव होगा। चलो, तो अब हम मोमेंटम लिखते हैं। इनिशियल मोमेंटम तो हो गया 0। फाइनल मोमेंटम बता। इसका फाइनल मोमेंटम मास ऑफ y इंटू vy, पर ये नेगेटिव के साथ, क्योंकि नेगेटिव x की तरफ मूव कर रहा है, प्लस इसका मोमेंटम m ऑफ अल्फा इंटू v ऑफ अल्फा के इक्वल। यहां से इक्वेशन देख क्या बनी हमारे लिए? सो my vy इज इक्वल्स टू m अल्फा v अल्फा। ओके, तो हमने एक इक्वेशन और बना ली। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं हम लोग 1, इसको हम लोग नाम दे देते हैं 2। अच्छा देख, Q वैल्यू अपने को पता है। अपने को अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ y पता चल जाए किसी तरीके से, तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं। अपने को यहाँ पे इक्वेशन मिली, क्या हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m। आई थिंक सो सबको पता होगा। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय p²/2m। बिल्कुल, तो हम यहाँ पे यही चीज यूज करते हैं। ठीक है,
चलो अच्छा, ये यूज करने से पहले हम इनके मासेस फाइंड कर लेते हैं कि इनके वाई का मास और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा। इस मास को देखने के लिए इस इक्वेशन को देखते हैं। अच्छा एक बात बता, अगर कोई किसी एटम का मुझे मास नंबर दिया गया तो उसका मास कितना होगा? उसके मास नंबर के इक्वल AMU में, ठीक है बात। तो इसका जो मास है अगर वो A है तो इसका मास कितना होगा? A-4। इसका मास कितना होगा? 4। सो दिस इज अवर मास, दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है यहां तक। तो अब हम लोग मास ऑफ वाई पार्टिकल पुट कर सकते हैं, कितना है वो हमारे लिए A-4 के। अच्छा इससे भी पहले हम क्या करें, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दें। अब अपने को रिलेशन लेके आना है ना काइनेटिक एनर्जी वाला। काइनेटिक एनर्जी होता है P²/2m। तो मोमेंटम दिया गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दे। तो इधर की तरफ बचेगा my का स्क्वायर vy का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में देख, m अल्फा का स्क्वायर इंटू v अल्फा का स्क्वायर। अब हम इसमें से कुछ चीजें सेपरेट करते हैं, जैसे कि एक काम करते हैं, इस स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख देते हैं my इंटू my। इधर की तरफ भी यही काम करते हैं, इसको लिख देते हैं हम लोग m अल्फा अलग। दोनों साइड हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। ये तुझे क्या मिल गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, के y अपने को मिल चुका, ठीक है। ये क्या मिल गया अपने को? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। मोमेंटम इक्वेशन थी, अपने को मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को किसी न किसी तरीके से रिलेट करना था। हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया, उससे अपने को और ये मिल गया मोमेंटम, ये मिल गया दूसरा मोमेंटम, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर इस चीज को मिटा देता हूं, ठीक। अच्छा इसको यहां पे बना देते हैं, हमारा अल्फा पार्टिकल इधर मूव करेगा, ठीक है। चलो तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी? my इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y के y, इट इज इक्वल्स टू m ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। क्या अपने को काइनेटिक एनर्जी ऑफ y मिल गई अल्फा के टर्म में? बिल्कुल। बता कितना आया? सो के y हमारे लिए आया मास ऑफ अल्फा जो कि है हमारे लिए 4। सो 4 अपॉन मास ऑफ y जो कि है हमारे लिए A-4। सो A-4 टाइम्स ऑफ के अल्फा। अब इस टर्म को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। सो Q इज इक्वल्स टू के अल्फा प्लस 4 अपॉन A-4 टाइम्स ऑफ के अल्फा। ये y वाली होगी हमारे लिए एनर्जी। देख यहां से के अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो Q इज इक्वल्स टू के अल्फा कॉमन ले लिया हमने, यहां पे एलसीएम ले ले, सॉल्व कर। क्या यही होगा हमारे लिए? एलसीएम ले, के अल्फा कॉमन लेके, यहां से 4 से 4 कैंसिल हुआ। सो Q वैल्यू अपने को मिला के अल्फा A इंटू के अल्फा अपॉन A-4। अपने को फाइंड करना था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो मिला अपने को A-4 अपॉन A इंटू Q। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा तो हमको अगर y की काइनेटिक एनर्जी पूछिए तब अल्फा की मिल चुकी है, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y के लिए भी काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देख इस क्वेश्चन का मतलब क्या था कि जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे y और अल्फा, ये एनर्जी किस फॉर्म में लेके जाते हैं? काइनेटिक एनर्जी के। किस फॉर्म में लेके जाते हैं? काइनेटिक एनर्जी के। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में तो सर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है? जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं और जब जो इनका कंटेनर है उसकी दीवारों से जब टकराते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में। टकराएंगे तो दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और वो काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में प्रोड्यूस करेंगे। यूं समझ ले कि जब कोलिजन होता है तब काइनेटिक एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी। ठीक है ये बात। इस तरीके से अपने को Q वैल्यू कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन में अपने को हीट एनर्जी मिलती है। चलो जल्दी से इसका सॉल्यूशन नोट करो आराम से।
चलो तो हम लोग अपना अगला एग्जाम्पल करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन इज Q। फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल टू स्टार्ट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। हमारा एक एटम है, अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसको करवाने के लिए अपने को Q एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिएक्शन कैसे है हमारी एंडोथर्मिक है। अब हम वो एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, हम इसके ऊपर एक पार्टिकल को इंसिडेंट कर रहे हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी अपने को फाइंड करनी है। बात ठीक है। तो इस पार्टिकल की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो कि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होना शुरू हो जाए। चलो जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं। अगर Q वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो, Q वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी? Q वैल्यू पॉजिटिव मतलब कि सर फाइनल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, फाइनल की ज्यादा, सही बात है, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो यहाँ पे अगर Q वैल्यू पॉजिटिव तो एनर्जी रिलीज हुई है। अगर Q वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव तो एनर्जी अपने को रिएक्शन को देनी पड़ी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा Q वैल्यू नेगेटिव हुआ तो इस रिएक्शन की Q वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, क्योंकि हमने एनर्जी को दी। बात सही है। तो यहाँ पे होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो अब समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो। आई होप सबने इसका आंसर फाइंड कर लिया होगा। तुम्हारा आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी वो भी मुझे जरूर बताना। चलो जिन जिन को वीडियो पसंद आ रहे हो मुझे एक लाइक दे देना। अब हम इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन जल्दी से वीडियो में कमेंट करके बता तेरा आंसर क्या है, फिर आगे देखना। चल तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देख, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे वापस बनाते हैं। यहाँ पे हमारा एक पार्टिकल है जो कि कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है बात। हमारा ये एटम है, एटम के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो एटम कैसा लेंगे हम लोग, रेस्ट पे लेंगे। ठीक है। पार्टिकल का मास m1, इसका मास हो गया m2। अब जब ये इससे टकराएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर कोलिजन होगा। न्यूक्लियर कोलिजन होगा तो ये पार्टिकल इस एटम के अंदर रह जाएगा। तो हमारा फाइनली क्या हो रहा होगा, ये पार्टिकल जिसका मास m1, ये दूसरा हमारा एटम जिसका मास m2, और सिस्टम का मास हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये दोनों साथ में किसी नई वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। अपने को ये चीज पता चले। अब Q वैल्यू क्या होता है हमारे लिए, Q वैल्यू होता है हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी। सो हम लिख सकते हैं हाफ m1 प्लस m2 इंटू v1 स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है, सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी तो 0 है। सो हाफ m1 इंटू v स्क्वायर। तो ये अपने को मिल गई Q वैल्यू की एक इक्वेशन। अब अपने को क्या फाइंड करनी थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो हम हाफ mv1 स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ये बाद में लिखते हैं। उससे पहले हम v1 फाइंड कर लेते हैं कि जो फाइनल इनकी वेलोसिटी कितनी होगी। निकाल सकते हैं कैसे, एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो हम अपनी इक्वेशन अगली बनाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यार अभी बात करी थी हमने, जब भी कोलिजन हो तो कंजर्वेशन मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना हमारे लिए, m1 इंटू वी प्लस 0। फाइनल मोमेंटम कितना, m1 प्लस m2 इंटू v1। तो v1 कितना मिला अपने को, यहां से बता दे, m1v अपॉन m1 प्लस m2 के। बात ठीक, यहां तक सबको समझ आया। अब हम इस v1 को उठा के यहाँ पे पुट करके Q वैल्यू निकालो। चल तो हमने क्या करा, इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, तो Q वैल्यू हमारे लिए आया हाफ। देख सब्स्टिट्यूट करूंगा तो m1 स्क्वायर हो जाएगा, v1 स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर है। अच्छा यहीं पे कर ले, इसको स्क्वायर कर दे, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है। देख यहाँ पे m1 प्लस m2 लिखा गया है, यहाँ पे डिवाइड में स्क्वायर का टर्म है, तो एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारा Q वैल्यू कितना आएगा, हाफ, देख तो कितना आ रहा है, m1 प्लस m2, सॉरी गलत लिख दिया, m1 का स्क्वायर बचेगा, ये टर्म तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ऊपर की ओर बचेगा m1 स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 माइनस हाफ m1 v स्क्वायर। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी अपने को फाइंड करनी थी, तो हम उस काइनेटिक एनर्जी को E लिख रहे हैं, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ m1 v स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी v रहेगा, ठीक। चल, तो अब इस टर्म की जगह हम लोग E सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो Q इज इक्वल्स टू, देख यहाँ पे बन रहा है क्या, हाफ m1 v स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे एक m को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, m1 टाइम्स ऑफ E अपॉन m1 प्लस m2। क्या हम लिख सकते हैं इस टर्म को, E लिख दिया, m1 का मल्टीप्लाई था वो मैंने वैसा वैसा लिख दिया, माइनस क्या ये टर्म हमारे लिए टोटल E के ही इक्वल है, बिल्कुल। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो Q इज इक्वल्स टू, देख E कॉमन आ गया, E बगल लिख लिया हम लोगों ने, एलसीएम ले लेते हैं। सो m1 माइनस का m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, यहाँ पे अब स्पेस नहीं बचा तो हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। चलो, तो इसको सॉल्व कर, m1 से m1 कैंसिल होगा, नेगेटिव ऑफ m2। सो Q इज इक्वल्स टू माइनस का m2E अपॉन m1 प्लस m2। यहां से हम लोग E फाइंड कर सकते हैं। सो E कितना मिलेगा अपने को, m1 प्लस m2 अपॉन m2, बट नेगेटिव साइन के साथ Q के इक्वल। तो अगर अपने को कभी जो एटम बोम्बार्ड कर रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, m1 प्लस m2 अपॉन m2। m1 किसका मास है, बोम्बार्डिंग पार्टिकल का। इसको हम प्रॉपर तरीके से इधर लिखते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, m1 अपॉन सेपरेट कर देते हैं, तो इधर बचेगा m1 अपॉन m2 प्लस m2 अपॉन m2 विच इज 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस m1 अपॉन m2। m1 है हमारे लिए मास ऑफ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, और m2 किसका मास है, मास ऑफ एटम। याद रखने की बात है, ये एनर्जी इन केस हमसे पूछा जाए तो हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। अपने को इक्वेशन में फाइंड करनी थी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करी। अच्छा, जब भी ऐसा कोलिजन होगा तो हम बात जानते हैं कि वो एटम से जो पार्टिकल होता है वो एटम के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एटम के अंदर ही रह जाता है। और यहाँ पे अपने को मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी थी। तो हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि जब ये पार्टिकल, दोनों पार्टिकल्स फाइनली साथ साथ में मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। बात समझ आई, जल्दी से चीज को उतार लो। चलो, तो हम लोग अपना अगला एग्जांपल देखते हैं। हाउ मच एनर्जी मस्ट द बॉम्बार्डिंग प्रोटॉन हैव टू कॉज द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको एक रिएक्शन दी गई है, लिथियम और हाइड्रोजन मिलकर एक बेरिलियम बना रहा है और एक न्यूट्रॉन निकल रहा है। इस रिएक्शन को होने के लिए हमने क्या करा, इस लिथियम के ऊपर एक प्रोटॉन को हम लोगों ने इंसिडेंट करा, तो उस प्रोटॉन की मिनिमम एनर्जी अपने को फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस रिजल्ट सॉल्व किया है उससे। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो और आंसर फाइंड करो। आई होप तेरा आंसर आ गया होगा, मुझे कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताना। चल, तो हम सबसे पहला काम करते हैं, जो हमने प्रीवियस जो चीज सॉल्व करी है उससे हम लोग एनर्जी का रिलेशन लिखते हैं। हम लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए
कितना होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ Q इंटू M1 अपॉन M2 प्लस 1 के इक्वल। कितना होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ Q विच इज Q वैल्यू M1 अपॉन M2 प्लस 1 के इक्वल। M1 क्या था, मास ऑफ इंसिडेंट एटम या बॉम्बार्डिंग एटम और पार्टिकल। M2 क्या था, जिसके ऊपर हम लोग इंसिडेंट कर रहे थे। ठीक है, तो अब अगर अपने को अच्छा M1 पता चला कितना, प्रोटॉन के मास के, M2 पता चला किसका मास, लिथियम का मास। ठीक, तो सबसे पहले हम इस Ep को लिखते हैं। सो Ep इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q 1 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन 1, मास ऑफ लिथियम कितना हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास के इक्वल विच इज 7 प्लस 1। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ Q वैल्यू और फाइंड करना है। इस रिएक्शन के लिए Q वैल्यू निकाले, चलो। सो Q वैल्यू किसके इक्वल होता है, हम लोगों ने देखा था Q वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस के इक्वल होता है, Q वैल्यू मास एनर्जी का डिफरेंस के इक्वल होता है, इनिशियल मास एनर्जी माइनस फाइनल मास एनर्जी, याद है ना। तो Q वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं m ऑफ लिथियम प्लस m ऑफ हाइड्रोजन इंटू C स्क्वायर माइनस मास ऑफ बेरिलियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू C स्क्वायर। क्या ये हम फाइंड कर सकते हैं, जल्दी से लिख सबकी वैल्यूज। अच्छा, इन दोनों में से C स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे। इधर पहला मास ऑफ लिथियम अपने को गिवन है 7.016 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना गिवन है 1.00783। बेरिलियम का मास बता दो, जहां मास देखिए 7.01693 माइनस न्यूट्रॉन का 1.0086 इंटू C स्क्वायर। अच्छा देख, ये सबके सब मास हमने किसमें पुट करे, किसमें पुट करे, AMU में, किलोग्राम में पुट नहीं करे। तो AMU में पुट करे तो हम एक AMU में कितनी एनर्जी इक्वल होता है 931 MeV, तुझे याद होगा। तो हम इस C स्क्वायर की जगह एक कुछ लिख सकते हैं 931 MeV पूरा का पूरा। अब हम इस इक्वेशन को कैलकुलेशन है अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो Q वैल्यू हमारे लिए निकल के आता है नेगेटिव ऑफ 1.65 MeV के। Q वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। देख, रिजल्ट काम का है, पुराना जो हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया वो इस तरीके से काम आता है। अपने को ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, इसलिए ध्यान रखो तो बहुत अच्छी बात है। चलो उतार लो चीजों को। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से इन सारी चीजों को नोट करो।